हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे। साक्षी, स्मिता, केपी यादव, नीतू ऑफिशियल, सनातनी, रोमित, नवीन भैया का जूता, आरडब्ल्यूए जिंदगी, अज्ञात, आरडब्ल्यूए का छोरा, निधि, बापन दास, और आपका कुमार गौरव सर का लड्डू, भीमा कोरेगांव, अतुल्ला चौधरी, यस शर्मा, जीत शाह, सौरभ कुमार, सारे प्यारे साथियों का बहुत स्वागत है। और दोस्त हम लोग पहुंच चुके हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 22 पर। उम्मीद करूंगा 21 प्रैक्टिस सेट आपने अच्छे से तैयार किए होंगे और अपने अंदर विश्वास रखते हुए, अपने ऊपर विश्वास रखते हुए आप आगे बढ़ रहे होंगे। और साथ ही मैं मानता हूं कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप जरूर सफल होते हैं। तो आपके सामने ये 5 प्रश्न है जो प्रैक्टिस सेट नंबर 21 के हैं। सारे साथियों के उत्तर आने चाहिए। भारतीय शिवाजी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? फॉर्क्स इन द रोड किसकी पुस्तक है? स्पाइकर शब्द किस खेल से जुड़ा है? पन्हाला का किला किस राज्य में स्थित है? और किसने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अनवर सादात के रूप में किया? तो क्या बोलेंगे साथी? आप कहेंगे भारतीय शिवाजी का संबंध भैया जी हम कहेंगे मोहिनी अट्टम से है। किससे है? मोहिनी अट्टम से है आपका। और फॉर्क्स इन द रोड किसकी पुस्तक है? तो आपका सी रंगराजन की पुस्तक है। किनकी पुस्तक है? सी रंगराजन की पुस्तक है, जो आरबीआई के दोस्त क्या एक गवर्नर रह चुके हैं। स्पाइकर शब्द का संबंध वॉलीबॉल से है। कल आपने मुझे वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 बताई थी। पन्हाला का किला कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। शिवनेरी का दुर्ग भी मैंने पिछली कक्षा में आपको महाराष्ट्र बताया। किसने पंचतंत्र, जो शर्मा ने लिखी है पंचतंत्र, और दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है बाइबिल के बाद में, अनवर ए सादात के रूप में किसने किया? अकबर के टाइम पर अबुल फजल ने किया। भाई साहब एक बार स्कोर बताएंगे, आपका स्कोर कितना है? और सारे साथियों का जो स्कोर आएगा वह आना चाहिए 5/5। एक बार स्कोर दिखा दो शिवम सारे बच्चों का। नवीन सर का लोटा, इनका 5 स्कोर है। नीतू कुमारी 5 स्कोर है। आपका याशी अबुल फजल सही उत्तर देती हुई। योगिता द्विवेदी जी 5 स्कोर है। प्रवीण जाट भाई 4 स्कोर पर हैं। जितेंद्र जी 3 स्कोर पर। जितेंद्र भाई स्कोर कम है, बढ़ाना है एटलीस्ट 4 या फिर 5। मिस्टर चरण 5 पर हैं आपका। बोलेंगे जी करण ननवारे 4 पर हैं। सोनू कुमार 4 पर हैं। बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। अच्छे से प्यारे से नोट्स बनाना और उतनी अच्छे से पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कोंगम पट्टू एवी मुरगन। क्या बोलोगे? कोंगम पट्टू एवी मुरगन। तो कोंगम पट्टू याद रख लीजिए। क्या बोलेंगे? ये वादक हैं और बहुत चर्चित रहे। 2022 में पद्मश्री मिला। देखो 2022-21 के जो पद्मश्री हैं और आपका 19 के एक साथ दिए गए, तो इसमें जो जो वाद्य यंत्र या फिर जो जो कलाकार प्रसिद्ध रहे वह आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। मैं आपसे हमेशा कहता रहा, ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया। मैंने तब भी कहा था 21, 22 और ये जो आपका 20 के पद्मश्री जो दिए गए हैं इकट्ठे, या किसी भी क्षेत्र में कोई अवार्ड दिया गया है, ये महत्वपूर्ण कलाकार बन जाते हैं। तो क्या बोलेंगे भैया? इनका संबंध थाविल से है। और थाविल याद रख लेना, ये तमिलनाडु का वाद्य यंत्र है। कहाँ का, किस राज्य का वाद्य यंत्र है? तो आप कहेंगे ये तमिलनाडु का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तमिलनाडु का एक वाद्य यंत्र है थाविल। थाविल के कलाकार 3 बहुत चर्चित रहे हैं। एक टी ए कलिया मूर्ति। क्या बोलोगे? टी ए कलिया मूर्ति, जिनको दोस्त आपका संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। और दूसरे आपका प्रसिद्ध रहे थे हरिद्वार मंगलम। क्या बोलोगे? हरिद्वार मंगलम, इनको पद्मश्री मिल चुका है हरिद्वार मंगलम जी को, ठीक है। और तीसरे इसमें VAR सुब्रमण्यम, इनको भी पद्मश्री मिल चुका है। VAR सुब्रमण्यम, ये 3 नाम साथी मत भूलना, ये 3 नाम मत भूलना। तो क्या बोलेंगे भैया? तमिलनाडु का वाद्य यंत्र थाविल है। तो कोंगम पट्टू एक VAR सुब्रमण्यम, एक हरिद्वार मंगलम और एक टी ए कलिया मूर्ति। ढोलक से कोई नाम आप जानते हैं? ढोलक से भैया जी कम्मू प्रसाद का नाम कभी नहीं भूलेंगे। किसका? कम्मू प्रसाद का नाम किससे जुड़ा हुआ है? ढोलक से जुड़ा हुआ है। गिटार मैं आपको हर बार, हर रोज, शायद दूसरे दिन बता देता हूँ, ब्रजभूषण काबरा। आपके दिल में बस जाना चाहिए ये नाम, ब्रजभूषण काबरा। और सितार से आप बताओगे दोस्त निखिल बनर्जी। एक नाम आप बताओ, पंडित रविशंकर मत लिखना बस, नखिल बनर्जी। क्या बोलोगे? निखिल बनर्जी हैं जी। उस्ताद लियाकत खान है। क्या बोलोगे? उस्ताद लियाकत खान है। ये दोनों नाम किससे जुड़े हुए हैं साथी? आप बोलेंगे भैया जी ये दोनों नाम सितार के नाम है, सितार से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है जी,
पुरुषोत्तम दधीच एक प्रसिद्ध और सम्मानित भारतीय नर्तक हैं। पुरुषोत्तम दधीच जो है इनका संबंध किससे है? कथक से है, सत्रिया से, कथकली से या कुचिपुड़ी से? क्या बोलेंगे जी? पुरुषोत्तम। क्या बोलोगे? पुरुषों में उत्तम कौन बनेगा? जो थकेगा नहीं, जो थकेगा नहीं अपनी राह में। बिरजू महाराज, एक एक नाम आप बताओ कथक से। बिरजू महाराज मैंने आपको बता रखे हैं। भैया सास्वती सेन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। सास तुमको थका देगी काम कर करके। और जब क्या बोलते हैं, एक नाम आता है गोपी कृष्ण। कृष्ण जी चक्र धारण करते हैं तो थकते नहीं है। गोपी कृष्ण और चक्रधर सिंह, क्या बोलोगे? चक्रधर सिंह, इनका संबंध किससे है? तो हम बोलेंगे जी कथक से है। किससे है साथी? कथक से है। सत्रिया का कोई एक नाम आप मुझे बताएंगे, क्या बोलोगे? सत्रिया से भैया हम बोलेंगे आपका गुरु गोपीनाथ को। किनको? गुरु गोपीनाथ किससे जुड़े हुए हैं? आपका सत्रिया से जुड़े हुए हैं। प्रदीप चलीहा, ये नाम मैं आपको बार बार बताता हूं। प्रदीप चलीहा किससे जुड़े हुए हैं? सत्रिया से जुड़े हुए हैं। ठीक है। आपका नहीं, जतिन गोस्वामी, सॉरी, गुरु गोपीनाथ जी नहीं, गुरु गोपीनाथ जी नहीं। गुरु गोपीनाथ जी का संबंध तो कथकली से है। क्या बोलोगे? जतिन गोस्वामी, ये नाम बताता हूं मैं कि जतन किया सत्र में। क्या बोलोगे? जतिन गोस्वामी आपका। कथकली से भैया कोई एक नाम आप मुझे बताइए। कथकली से भैया जी के शिवरामन का नाम मैं भूलूंगा। के शिवरामन, आनंद कुटी मैंने आपको बताए थे। के शिवरामन आपका याद है ये आपको। और एक आप मुझे बताइए कुचिपुड़ी से कोई एक नाम। तो रेड्डी याद है, राजा रेड्डी। एक रेड्डी आप भी लिखो कोई, एक रेड्डी आप भी लिखेंगे। राधा रेड्डी, क्या बोलोगे? राधा रेड्डी हैं। और एक है आपके दोस्त, क्या बोलोगे? लक्ष्मी नारायण शास्त्री। कौन? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध किससे है? ये भी कुचिपुड़ी से है। मैं आपसे पूछूं साथी, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो कोई शायद गलती करने वाला बच्चा नहीं होगा। इतना बेसिक बच्चा तो कोई नहीं है जो कुचिपुड़ी भी ना जानता हो। तो गड़बड़ हो जाएगी भाई अगर अब तक भी नहीं जाने। निम्नलिखित में से किस खेल में स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है? आंध्र प्रदेश, आप लोगों ने सही उत्तर दिया है। स्कूप शब्द का प्रयोग किस गेम में किया जाता है? टेनिस, हॉकी, फुटबॉल या बैडमिंटन? स्कूप शब्द का संबंध होता है हॉकी से। आपसे पूछे बुली शब्द का संबंध किससे? हॉकी से। कैरी शब्द का संबंध किससे है? कैरी शब्द का हॉकी से है आपका। पुसिन शब्द का संबंध किससे है? हॉकी से है। बार बार पूछा जाता है ड्रिबल शब्द का संबंध किससे है? और दोस्त एस्ट्रोटर्फ बोलते हैं इसके मैदान को। एस्ट्रोटर्फ क्या होता है? हॉकी का मैदान होता है। मैं आपसे पूछूं हॉकी का गेम कितनी देर का होता है? और कुछ साथी बताएंगे हॉकी के गेम में जो ब्रेक टाइम होता है वो कितने मिनट का होता है? कितने मिनट का होता है? खिलाड़ियों की संख्या सभी जानते होंगे कि 11 है। हॉकी का मैच लिखिए 60 मिनट का होता है। क्या बोलेंगे? 60 मिनट का होता है हॉकी का मैच साथी। 60 मिनट का। कितना? 60 मिनट। 15 मिनट गेम, 15 मिनट गेम, 15 मिनट गेम, 15 मिनट गेम। 4 हाफ होते हैं और यहाँ बीच में 15 मिनट का ब्रेक होता है 2 हाफ के बाद में। 2 हाफ के बाद में। और मिड छोटे ब्रेक कहाँ पर होते हैं? शॉर्ट ब्रेक यहाँ पर होते हैं। तो मिड ब्रेक याद रख लेना है 15 मिनट का। कितने पार्ट में खेला जाता है? 4 हाफ होते हैं। कितनी कितनी देर के होते हैं भैया जी? 15-15 मिनट के होते हैं। 15-15 मिनट के होते हैं। हॉकी में बताइए हमने अपना पहला पहला ओलंपिक मेडल या पहला ओलंपिक गोल्ड भी हम कह सकते हैं किस वर्ष में जीता था? तो आप बोलेंगे जी एम्स्टर्डम में जीता था, नीदरलैंड में। ठीक है। टेनिस से अगर मैं बात करूं, टेनिस से दोस्त हम बोलेंगे नेट प्ले और बेस लाइन। क्या? नेट प्ले और बेस लाइन का संबंध किससे है? तो हम कहेंगे ये संबंध है जी आपका टेनिस से। ठीक है। फुटबॉल की अगर हम बात करते हैं स्टॉपर और आपका कमर बैक, क्या बोलोगे? जिसको कामर बैक भी हम कहते हैं। कामर बैक का संबंध किससे है? आपका फुटबॉल। अच्छा, फुटबॉल का मैच कितनी देर का होता है? फुटबॉल का मैच कितनी देर का होता है? तो आप कहेंगे भैया वो 90 मिनट का होता है। वहाँ 45-45 मिनट के 2 हाफ खेले जाते हैं। ब्रेक टाइम वहाँ पर भी 15 मिनट ही होता है। ठीक है। बैडमिंटन की अगर मैं बात करूं, बैडमिंटन में दोस्त लव और शटल कॉक, क्या बोलोगे? लव और शटल कॉक दो का संबंध किससे है आपका? आप कहेंगे भैया बैडमिंटन से है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश का जो हल्दा उत्सव है मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा बनाया जाता है? एसएससी जीडी दोस्त पिछले वाले में आपका 2023 में पूछा गया, हल्दा को लिख के दे दिया हल्डा।
क्या लिख के दिया था? प्रश्न आया था हल्दा का संबंध किस राज्य से है? तो हल्दा को हल्दा लिख सकता है, इस तरह से नाम परिवर्तित कर सकता है। तो किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है साथी? आप कहेंगे बौद्धों के द्वारा ये मनाया जाता है। और हल्दा को ही हम बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में रोशनी का त्योहार। क्या बोलोगे? रोशनी का त्योहार। तुम्हें पता, जब हल्दी लग जाती है, जब तुम्हारी शादी होगी, तो तुमको घर से बाहर नहीं जाने देंगे घर के। ये बोलेंगे भाई भूत व्याधा आ जाएगी पीछे, ऊपर ऊपरी चक्कर हो जाएगा, हल्दी लगने के बाद घर से बाहर मत जाना। तो क्या बोलेंगे? ये हल्दा जो होता है ना, ये आपका हल्दा जो होता है, ये बुरी शक्तियों का सामना करता है। हल्दा त्योहार बुरी शक्तियों का सामना। आप फोटो में देखें, आग लगा करके क्या बोलते हैं? बुरी शक्तियों का सामना करते हैं। और बौद्ध समुदाय इसको मनाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा हिमाचल का कोई एक त्योहार आप मुझे लिखें कम से कम। तो क्या बोलोगे? अगर हम बोले हिमाचल के त्योहार कौन कौन से, तो हिमा और आंचल हैं शरारती, और भैया इनके त्योहार हैं साजो। दोनों का ध्यान बस साज सजने पर रहता है। शायरी सुनती रहती हैं दोनों, शायर को सुनती रहती हैं। फुल एच में रहती हैं, ये फुल एच बोलते हैं, फुल एच, ठीक है। भरारा, क्या बोलोगे? खाने को मिल रहा है, इनका पेट भरा सा रहता। गुची के कपड़े पहनती हैं, गुची, क्या बोलोगे? गुची। खेपा, खेपा, और भैया पूरी खेप आती है इनके लिए गुची के कपड़े की। क्या बोलोगे जी? ये तो मजे में है यार, मजे में। मिंजर, ये कहाँ का? ये भी हिमाचल प्रदेश का, ये भी हिमाचल प्रदेश का। गाने किसके सुनती हैं? ये गिप्पी ग्रेवाल के सुनती हैं भाई। गाने किसके सुनती हैं? गिप्पी ग्रेवाल के। और नल पर वारी वारी से जाती हैं, दोनों को फैशन का काम है, मुंह धुलती हैं जा जा के नल पे वारी वारी से। और अपने होने वाले पति से चैट करती हैं। तो चैट फेस्टिवल भी कहाँ का है? वो भी यहीं का है। क्या बोलोगे? चैट फेस्टिवल भी यहीं का। किसके कपड़े पहनती है? गुची के और लावी, लिवाइस के भी कपड़े पहनती है, लाविस के, ऐसे याद रख लो, लावी। तो ये कहाँ के हैं सारे? ये भैया जी हिमाचल के हैं। और ये सब पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। वाका क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? वाका, अगर मैं बात करूं, दुनिया की सबसे तेज पिच इसको माना जाता है। और वाका स्टेडियम कहाँ का है? ये पर्थ को कहा जाता है वाका स्टेडियम। क्या बोलोगे भैया? ये किस देश में है ये बताएंगे। किस देश में है पर्थ? दुनिया की सबसे तेज पिच है, अगर मैं बात करूं, दुनिया की सबसे तेज पिच ये है आपका, क्या बोलोगे भैया जी? ऑस्ट्रेलिया में है। अब मैं आपको दुनिया के प्रसिद्ध खेल के मैदान क्रिकेट के बताने जा रहा हूं, तो आप मुझे बताना। पहला मैंने बोला शेर ए बांग्ला स्टेडियम किस देश में है? शेर ए बांग्ला स्टेडियम किस देश में है? कितने साथी बताएंगे? दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, गद्दाफी स्टेडियम बहुत चर्चित स्टेडियम है, गद्दाफी स्टेडियम साथी किस देश में है आपका? गद्दाफी स्टेडियम। मैं पूछूं लॉर्ड्स का जो क्रिकेट का मैदान है, लॉर्ड्स स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? मैं आपसे पूछूं वांडर्स स्टेडियम कहाँ पर है? वांडर्स स्टेडियम कहाँ पर है? तो शेर बांग्ला स्टेडियम क्या बोलोगे भैया? ढाका का स्टेडियम है। कहाँ का? ढाका का स्टेडियम है। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। लॉर्ड्स क्या बोलोगे भैया? लंदन यूके में स्थित है। वांडरर्स ये कहाँ पर है? जोहानसबर्ग में है, दक्षिण अफ्रीका में। क्या बोलोगे? साउथ अफ्रीका में है जी, साउथ अफ्रीका में। पांचवा मैं आपसे पूछूं, सबीना पार्क स्टेडियम कहां पर है? क्या? सबीना पार्क स्टेडियम, तो बोलोगे भैया वेस्ट इंडीज में है। कहां पर है? वेस्ट इंडीज में है सबीना पार्क। ग्रीन पार्क भारत का एक चर्चित स्टेडियम है, बताओ भारत के किस राज्य में है ग्रीन पार्क? मेलबर्न स्टेडियम किस देश में है? ये आपको बताना है। और आठवां बताओ, हरारे स्टेडियम कहां पर है? हरारे स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो ग्रीन पार्क भारत के दोस्त किस राज्य में? उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। मेलबर्न कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। और हरारे कहाँ का है दोस्त? जिम्बाब्वे का है। क्या बोलोगे? जिम्बाब्वे का है। कहाँ का है? जिम्बाब्वे का है आपका हरारे स्टेडियम। कभी साथी गलती नहीं करनी है। आगे आएंगे जी।
दरभंगा हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? दरभंगा हवाई अड्डा, दरभंगा जिला भी है, आपने अगर सुना होगा। एक बच्चे ने लिखा लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहते हैं। बहुत शाबाश, बहुत शाबाश। अगर आप अतिरिक्त जानकारी सोच पाते हैं, ये दर्शाता है साथ ही आप एक होनहार छात्र हैं। क्या बोलोगे? दरभंगा हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में या फिर उत्तर प्रदेश में? भाई साहब हम चुनेंगे इसको, बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है। कर्नाटक का कैंपेगोड़ा मत भूलना, कैंपागोड़ा हवाई अड्डा। क्या बोलोगे? कैंपोगोड़ा भी बोलते हैं, कैंपागोड़ा भी। पश्चिम बंगाल का अगर मैं बोलूं तो बागडोगरा मत भूलना। बागडोगरा कहाँ पर है? आपका पश्चिम बंगाल में। यूपी की अगर मैं बात करूं तो लाल बहादुर शास्त्री नहीं भूलेंगे। क्या? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बच्चों। ये क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बताना यूपी में कहाँ पर है? भैया जी यूपी के वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर है? यूपी के वाराणसी में स्थित है। मुझे बताना हवाई अड्डा नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? चौधरी चरण सिंह। क्या बोलोगे? बाबा चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर है? चौधरी चरण सिंह जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? देवी अहिल्याबाई होलकर। क्या बोलोगे? अहिल्याबाई होलकर जी का भाई जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है? इंटरनेशनल। चौथा बताओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए कहाँ पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए कहाँ पर है? ठीक है, आप मुझे बताओ एक साथी, क्या बोलोगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। एक बताओ बीजू पटनायक कहाँ पर है एयरपोर्ट? बीजू पटनायक एयरपोर्ट कहाँ पर है? और सबका उत्तर आना चाहिए। गोपीनाथ बारदोली, गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा कहाँ पर है आपका? भारत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और एक शहीद भगत सिंह जी, शहीद भगत सिंह जी एयरपोर्ट कहाँ पर है? और एक बताना आप, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के लिए हवाई अड्डा कहाँ पर है? बाबा अंबेडकर जो आपका, क्या बोलेंगे, आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है? देखेंगे भैया 8 में से कितने उत्तर आते हैं, स्कोर बताना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भैया कोलकाता सही उत्तर होगा, पश्चिम बंगाल। चौधरी चरण सिंह जी के लिए कहाँ पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अहिल्याबाई होलकर इंदौर मध्य प्रदेश में है, इंदौर एमपी में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए गुजरात के अहमदाबाद में है। कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। बीजू पटनायक एयरपोर्ट कहाँ का साथी? ओडिशा का है भैया जी, ओडिशा का है। गोपीनाथ बारदोली असम का है। शहीद भगत सिंह जी चंडीगढ़ का भाई। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के लिए कहाँ पर है एयरपोर्ट? सारे साथियों का उत्तर देखना चाहूंगा, गजब सा उत्तर आएगा तब आगे बढ़ेंगे और आप स्कोर लिखें। 8 में से कितने हवाई अड्डे आप जानते थे? हवाई अड्डे बिल्कुल ठीक लिखा। कह रहा गुरुजी अहिल्या की वर्तनी गलत हो गई शायद। जी भैया, अहिल्या ऐसे लिखा जाता, लेकिन एयरपोर्ट पर जाओगे तो अहिल्या ही लिख रहा है वहां पे। वहां पे तो अहिल्या जो पहले लिखा था मैंने वो लिख रहा है। बहुत शानदार जी, नागपुर में है, नागपुर में है। कहाँ पर है? नागपुर में है। कहाँ पर है जी? ये नागपुर है। आगे आएंगे, नेक्स्ट है। एक लड़के के बारे में एक अंग्रेजी उपन्यास लिखा गया है, किम निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? दुनिया का बहुत चर्चित नोबेल है किम, किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है? क्या बोलेंगे जी? जी नहीं, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है द गोल्डन ईयर। द गोल्डन ईयर बहुत पूछा जाता है, द गोल्डन ईयर। और साथ में एक पूछा जाता है आपका द गर्ल ऑन द ट्रेन। क्या बोलोगे? द गर्ल ऑन द ट्रेन, ये किसका है आपका? तो आप कहेंगे भैया जी ये है हमारा रस्किन बॉन्ड का। तो क्या बोलेंगे भैया? रुडयार्ड किपलिंग। इनकी कोई और रचना आप जानते हो? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है इफ को। और भैया जंगल बुक तो बहुत चर्चित है, जंगल बुक, मोगली वाला जंगल बुक जानते हो ना? द एलिफेंट्स चाइल्ड, किसकी? एलिफेंट्स चाइल्ड बच्चों में बहुत प्रचलित है। क्या बोलोगे? एलिफेंट्स चाइल्ड। ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड के तो हर बच्चे के पास ये रहती थी। हम ठहरे यूपी हिंदी वाले। द ग्लोरी ऑफ द गार्डन। क्या बोलोगे? द ग्लोरी ऑफ द गार्डन किसकी है? ये रुडयार्ड किपलिंग की है। किसकी है? रुडयार्ड किपलिंग की है। आगे आएंगे। राज्य मंत्री परिषद, गुरुजी मेरी किताब नहीं आई। बेटा कल की क्लास करी थी तुमने?
कल की क्लास में बताया, तो रोज तो क्लास करते नहीं, बुक के पूछने आते हो क्या? सिर्फ बुक के लिए कल बताया मित्र, कल का क्लास सुनना, उसमें बता रखा है। ठीक है, आगे आएंगे। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? देखो, मंत्री परिषद मैंने बोला, केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति होती है? जो सेंट्रल आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, केंद्रीय मंत्री परिषद। आप कहेंगे भैया केंद्रीय मंत्री परिषद हम जानते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसकी? लोकसभा। तो लोकसभा कैसा सदन है? निम्न सदन है। कैसा है? निम्न सदन है, लोअर हाउस है। तो मंत्री परिषद जो होगी वो हमेशा लोअर हाउस के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी। और स्टेट में, राज्य में लोअर हाउस कौन होता है? वो विधानसभा होती है। और आपका उच्च सदन क्या होता है? उच्च सदन क्या होता है? वो विधान परिषद। तो उच्च सदन के प्रति कभी भी मत करना। उच्च सदन के क्या चुनोगे? हमेशा निम्न सदन। तो राज्य में निम्न सदन कौन है? जैसे उच्च सदन केंद्र में कौन है? राज्यसभा। ऐसे ही राज्य में उच्च सदन कौन है? विधान परिषद। वहां लोकसभा निम्न सदन है और यहाँ पर विधानसभा क्या है? निम्न सदन है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। अब आगे बात करते हैं दोस्त। मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, आर्टिकल 163 क्या कहता है? आर्टिकल 163 कहता है कि सीएम की जो नियुक्ति होगी, ये बात वहां पर की गई मंत्रिपरिषद की, सीएम की नियुक्ति कौन करेगा ये बताओ? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? अन्य मंत्रियों की राज्य में बात कर रहा हूं मैं। जैसे वहां पर आप कहते थे कौन? राष्ट्रपति। तो सीएम की नियुक्ति यहां पर कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। लेकिन अंदर मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी वो सीएम की सलाह से होगी। और केंद्र में किसकी सलाह से राष्ट्रपति करते थे? केंद्र में किसकी सलाह से राष्ट्रपति करते हैं? तो भैया जी केंद्र में आपका राष्ट्रपति किसकी सलाह से? पीएम की सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। ओके। निम्न में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं है? जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर है उसके पास कौन सी शक्ति नहीं है? राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री बनाता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है। क्या ये शक्ति मुख्यमंत्री के पास है? जी हाँ। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर सकता है। जी हाँ, ये मुख्यमंत्री की शक्ति है, उसकी सलाह से होगा। वह राज्यपाल के माध्यम से विधानसभा को विघटित करने को कह सकता है। जी भैया जी, कह सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या सीएम करता है? जी नहीं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो कौन साहब करते हैं? बताएंगे जरा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायाधीश से मतलब अन्य न्यायाधीश, इनकी जो नियुक्ति होगी भैया कौन करेंगे? तो आप बोलेंगे इनकी नियुक्ति भैया जी करते हैं राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से करते हैं। किससे करते हैं? अन्य अन्य न्यायाधीशों की। लेकिन अगर भाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात हो, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात हो, मान के चलो आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात, मुख्य न्यायाधीश, तो क्या बोलोगे? मुख्य जो जज होगा, चीफ जस्टिस होगा, उसकी नियुक्ति कौन करेंगे? तब नियुक्ति करेंगे राज्यपाल नहीं, अन्य की करेगा राज्यपाल। ये तो सबसे बड़ा पद है, इसकी नियुक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। हाँ, सलाह लेंगे जी। सलाह किससे लेते हैं बताएं फटाफट से? सलाह किससे लेंगे ये? तो सलाह लेंगे जी राज्यपाल से। और भारत का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा सुप्रीम कोर्ट का, दोनों से सलाह करके तब मुख्य न्यायाधीश बनाते हैं, नहीं तो नहीं बनाएंगे। ठीक है भैया, आगे आएंगे। निम्न में से किस राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है? हाई कोर्ट। सबसे पहले तो बताइए हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में बताया गया है? आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है आर्टिकल 124 में। वहीं हाई कोर्ट को किस में बताया गया है? भैया जी हाई कोर्ट आता है आर्टिकल 214 में। क्या बोलेंगे? आर्टिकल 214 में आएगा। तो किस में नहीं है? नागालैंड में नहीं है। त्रिपुरा में है? जी हाँ। नागालैंड में क्यों नहीं है भैया? क्योंकि भैया जो गुवाहाटी है ना, गुवाहाटी का जो गुवाहाटी सीट है, गुवाहाटी में 4 का है। किस किस का? एक तो नागालैंड का हो गया,
अब बताइए कौन से चार हैं? एक नागालैंड हो गया, एक असम हो गया, एक आपका मिजोरम हो गया, क्या हो गया? एक आपका साथी मिजोरम हो गया और चौथा आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। क्या बोलोगे? अरुणाचल प्रदेश। इन चारों का कहाँ पर है? इन चारों का है जी आपका कहाँ पर? गुवाहाटी में। क्या? पूर्वोत्तर के इन चारों का गुवाहाटी। मुझे बताओ भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? कुल हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो हमारे देश में कितने हैं कुल हाई कोर्ट? आप कहेंगे भैया 25 हैं। 25वां हाई कोर्ट बताओ कौन सा है? पहला तो सब जानते हो कलकत्ता है। 25वां हाई कोर्ट ये हम जानते अमरावती है आंध्र प्रदेश का, लेकिन किस वर्ष से ये बताना है। अमरावती आंध्र प्रदेश तो हम जानते हैं भैया, किस वर्ष से है ये? तो भैया आप बोलोगे 2019 से है। तो 25 है, इसका मतलब हर राज्य में नहीं है। हर राज्य में नहीं है तो 28 हैं, तो 28 क्या है हमारे? राज्य हैं, तो 3 अतिरिक्त रहेंगे, 4 का 1 में है, तो 3 इस तरह से वो एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे पूछूंगा अभी, मुझे बताओ गोवा का कहां पर लगेगा? गोवा का कहां पर लगता है? तो आप बोलोगे भैया गोवा का लगेगा महाराष्ट्र में। कहां पर? जो महाराष्ट्र का हाई कोर्ट होगा। मुझे बताओ दादरा का कहां पर लगेगा? दादरा नागर हवेली का, तो इसका भी महाराष्ट्र में। तो दमन और दीव तो एक ही हो गए, तो इन दोनों का भी महाराष्ट्र में। पुडुचेरी का बताओ कहां पर लगेगा? तमिलनाडु में लगेगा। कहां पर लगेगा? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु का हाई कोर्ट कौन सा? चेन्नई है। जैसे महाराष्ट्र का मुंबई है। महाराष्ट्र का क्या है हाई कोर्ट? भैया जी मुंबई हाई कोर्ट होगा, मुंबई हाई कोर्ट होगा। कभी भी गलती नहीं करनी है, नेवर गलती, नेवर गलती। ओके, आगे आएंगे। लक्षद्वीप एक है रिक्त स्थान, बोलेंगे जी। लक्षद्वीप एक है मतलब कि जो द्वीप है, आप जानते हैं ना लक्षद्वीप की स्थिति कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार तो इधर हो गया, इधर आपका लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप क्या है? एक कोरल द्वीप है। कोरल मतलब कि एक मूंगा मूंगा द्वीप होता है। इसी के द्वारा कोरल एक समुद्री जीव होता है जो संख्या में इतने ज्यादा हो जाते हैं कि जमीन से इकट्ठे होकर मरते रहते ढेर बना देते हैं। और पानी में क्या बन जाता है? द्वीप बन जाता है। क्या बन जाता है? पानी में एक द्वीप बन जाता है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? फटाफट से बताइए। लक्षद्वीप में दोस्त कुल द्वीप कितने हैं? तो क्या बोलोगे? लक्षद्वीप में कुल द्वीप हैं आपका, कुल द्वीप हैं आपका कितने? 36। क्या आंसर आएगा सबका? 36 द्वीप हैं। मुझे बताओ जीवन कितने द्वीपों पर है? लोग कितने पर रहते हैं? ऐसा नहीं है जीवन तो सभी पर है, जीवन कहना सही नहीं होगा। निवास कितने पर है ये बोले। निवास कितने द्वीपों पर है? इसमें से 10 द्वीपों पर है। सबसे बड़ा द्वीप बताओ लक्षद्वीप द्वीप समूह में। इन 36 में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो लिखो एंड्रॉट है। कौन सा? एंड्रॉइट। क्या बोलोगे? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है लक्षद्वीप का? सबसे बड़ा द्वीप अभी आपने सुना, एक चल रहा है बायकॉट मालदीव, जानते हो? क्या बोलोगे भैया? एंड्रॉइट है। आप जानते हो इस बात को? एंड्रॉइट होगा। क्या होगा? एंड्रॉइट होगा आपका, एंड्रॉइट। ये आप जानते हो ये क्यों चल रहा है अभी बायकॉट? सारे जानेंगे, अब तो जान चुके होंगे सब लोग को। बायकॉट मालदीव्स क्यों चल रहा है? बायकॉट मालदीव्स क्यों चल रहा है? क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये तेज हो रहे हैं, मालदीव वाले तेज हो रहे हैं। किसके पक्ष में जा रहे हैं? चाइना के पक्ष में जा रहे हैं। और यहाँ का कौन है राष्ट्रपति? मुइज्जू। मुइज्जू क्या कर रहा है कि भारत नहीं आया, आज तक हमने सब कुछ दिया मालदीव को। जब पानी की जरूरत हुई, कोरोना के टाइम पे वैक्सीन की जरूरत हुई, इनके डिफेंस सिस्टम को, इनकी रडार प्रणाली को, जब जब इन्हें जरूरत पड़ी हमने आगे बढ़ के इनका साथ दिया। तो जो मुइज्जू है जिसके यहाँ पतली पतली सी दाढ़ी है एक, वो मुइज्जू क्या कर रहा है कि वो भारत को इग्नोर कर रहा है और चाइना से पैसे ले रहा भर भर के। क्योंकि चाइना क्या कर रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों को कमजोर करने के प्रयास में, आप विदेश नीति के तहत अपने पक्ष में ले रहा है। तो भारत ने क्या बोला? अच्छा हमारे सारे लोग कहाँ घूमने जाते हैं? घूमने जाते हैं सब अपना ऐसे जाते हैं हनीमून पे, कहाँ? मालदीव जा रहे हैं जी। अक्षय कुमार भी कहाँ? मालदीव घूम के आए अभी थोड़े दिन पहले। इन्होंने कहा भाई द्वीप ये भी है, द्वीप ये भी है, मौसम दोनों का एक जैसा, हम अपने लक्षद्वीप को डेवलप करेंगे। तो मोदी जी ने तमाचा दिया किसके मुंह पे? ये तमाचा गया किसके? मालदीव सरकार के ऊपर, मालदीव सरकार के ऊपर। और अब घबराए हुए, उन्होंने अपने 3 मंत्री भी सस्पेंड कर दिए हैं। उन मंत्रियों ने मोदी जी की बुराई की। तो हमें क्या करना? देश हित में हम भी कहाँ जाएंगे भाई? हम भी लक्षद्वीप जाएंगे। हमारी गवर्नमेंट की बात है, हमारी सरकार की बात है, हमारे देश के स्वाभिमान की बात है, तो हम काहे को जाएंगे मालदीव? हम तो नहीं जाएंगे भाई। छत्तीसगढ़ में स्थित जल संचयन बांध को चुनिए। जल के संचयन के लिए छत्तीसगढ़ में कौन सा बांध है? बताएंगे एक बार।
क्या बोलोगे? काली सिंध बांध है, जवाहर सागर बांध है, हसदेव बांगो बांध है, या कोटा बैराज है? क्या बोलेंगे? हसदेव बांगो बांध है जल संचयन के लिए। और याद रख लेना, ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। क्या बोलोगे? छत्तीसगढ़ का सबसे सबसे ऊंचा बांध है। क्या बोलोगे? छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। अभी आपने देखो, एक बहुत खबर चर्चित में रही थी, आगे परीक्षाओं में पूछी जा सकती है, हसदेव जंगल कहाँ के बहुत चर्चित रहे? हसदेव जंगल, जहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हसदेव जंगल बचाओ अभियान भी चल रहा था, ये कहाँ पे चला? ये भी छत्तीसगढ़ में चला। दरअसल में इन जंगलों के नीचे क्या है? कोयले की खान है। तो उस कोयले के खनन के लिए कि वो अडानी ग्रुप को एक आपका टेंडर दे दिया गया कि इन जंगलों को काट दो, और एक ही दिन में, अभी कुछ दिन पहले ही आपका 50,000 के करीब पेड़ काट दिए गए। प्रोटेस्ट चला वहां पर कि हसदेव जंगल को हमको बचाना है। बहुत अभियान चला, पूरे देश भर में अभियान चला, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या है, गवर्नमेंट ने उस बात पर सुना नहीं कुछ भी, क्योंकि अभी बीजेपी गवर्नमेंट आपका वहां छत्तीसगढ़ में भी, सेंट्रल में भी, तो उन्होंने किसी की बात सुनी नहीं। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनकी बात कोई सुन नहीं। उल्टे गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने किसको बोल दिया? उन्होंने बोल दिया कांग्रेस को, कि ये तो कांग्रेस वालों के टाइम पर क्या हुआ, शुरू हुआ था, उन्होंने ही इसकी परमिशन दी थी, तो ये तो कटेगा, इसको रोक नहीं सकते हैं। ओके, अगेन, लाल मुंह वाला कोई बच्चा नीचे हटाओ इसको। क्या बोलेंगे भैया? एक आपका, क्या बोलोगे? दुधवा बांध किस नदी पर है? बताएंगे। छत्तीसगढ़ का दुधवा बांध किस नदी पर है? दूसरा आप मुझे बताओ, छत्तीसगढ़ का गंगरेल बांध किस नदी पर है? गंगरेल बांध जो है वो किस नदी पर है? और तीसरा, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध तांदुल्ला बांध किस नदी पर है? पहले तो ये तीनों बांध आपको पता होनी चाहिए कि तीनों बांध कहाँ के हैं भैया? छत्तीसगढ़ के हैं। कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। तो दुधवा बांध अगर हम बात करें, महानदी पर छत्तीसगढ़ में, गंगरेल बांध महानदी पर, तांदुल्ला बांध तांदुल्ला नदी पर। क्या बोलोगे? तांदुल्ला नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तांदुल्ला बांध। जो भिलाई उद्योग है ना छत्तीसगढ़ का, भिलाई उद्योग को जो सप्लाई होती है पानी की, वो इस तांदुल्ला बांध से होती है। भिलाई उद्योग बताओ हमने किसकी मदद से लगाया था? किस देश की मदद से? मैंने इसी क्लास में आपको बताया था, भिलाई उद्योग को जो पानी की आपूर्ति करता है वो तांदुला बांध से ही वो पानी जाता है। किसे? तांदुला बांध से जाता है। ठीक है, रसिया की मदद से। भैया एकदम ठीक उत्तर आया आप लोगों का। जर्मनी लिख रहे हैं कुछ, तो बेटा उड़ा दूंगा, एयरप्लेन बना दूंगा, एरोप्लेन। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर नियंत्रण पाने के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के बीच एक त्रिपक्षीय, तीन वंशों का झगड़ा हो गया? किसके लिए? सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था उत्तर में? कन्नौज। तो कन्नौज के लिए पाल वंश तो इधर बंगाल की साइड से आपका, राष्ट्रकूट वंश इधर से, और गुर्जर प्रतिहार वंश इधर से। गुर्जर प्रतिहार वंश इधर से किस जगह के लिए लड़ गए भाई? ये किसके लिए? कन्नौज के लिए हुआ जी भैया त्रिपक्षीय संघर्ष। आप मुझे बता सकते हैं तीनों राजवंशों की तरफ से किसने भाग लिया था? मुझे बताओ, राष्ट्रकूटों की तरफ से किसने भाग लिया था? तो राष्ट्रकूटों की तरफ से भैया राजा ध्रुव था आपका। पालों की तरफ से कौन था? पालों की तरफ से था धर्मपाल। क्या बोलोगे? धर्मपाल। और गुर्जर प्रतिहार वंश की तरफ से कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश की तरफ से वत्सराज ने इसको शुरू किया था। लड़ाई चलती रही। अंतिम विजय किसकी हुई? इसमें कौन जीते? इसमें गुर्जर जीते। अंतिम विजय किसकी भैया? गुर्जरों ने इसमें क्या कर ली? फतेह हासिल कर ली। और अंतिम विजय किसकी हुई बताएंगे? अंतिम विजय भैया गुर्जर प्रतिहारों की हुई। और गुर्जर प्रतिहारों का कौन सा शासक था जिसने कन्नौज को जीता? गुर्जर प्रतिहारों का कौन सा शासक था जिसने कन्नौज को जीता? या पूछ लेता, कन्नौज विजय के लिए किस राजा को जाना जाता है? तो कन्नौज विजय के लिए नागभट्ट को जाना जाता है। किसको? नागभट्ट सेकंड को जाना जाता है। किसको? नागभट्ट द्वितीय इनको जाना जाता है। गलती मत करना। क्या बोलोगे? गलती भैया जी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है जी, जोरवे संस्कृति का केंद्र कहाँ था? एक संस्कृति, संस्कृति का मतलब है जो हमारे पुराने कल्चर को दर्शाता है। उस जोरवे संस्कृति का संबंध कहाँ से है? क्या बोलोगे भैया जी? महाराष्ट्र से है। क्या? महाराष्ट्र से। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर ये विकसित हुई। किस पर? गोदावरी नदी पर ये विस्तृत हुई। और वहीं पर दोस्त इसको बोलते हैं हम क्या? ताम्र पाषाण युगीन, जब तांबे का काल था। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है ये एक। ठीक है, कहाँ पर है? जोरवे गांव है आपका महाराष्ट्र में।
ताम्र पाषाण काल समझते हो? ताम्र से मतलब कौन सी धातु से होता है भैया जी? कॉपर से होता है। किससे? कॉपर से। मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था जी भैया? कॉपर का प्रयोग किया था। कॉपर के बाद में क्या हम किसके बाद में, कॉपर के बाद में हम किस पर गए थे? मैं खालिस्तान छोड़ रहा हूँ दोस्त यहाँ पर, उस खालिस्तान को आप लोगों को भरना है। हमने पहले तांबा का इस्तेमाल किया, तांबा के बाद में हमने क्या इस्तेमाल किया और फिर लोहे पर आए। आपका उत्तर वैदिक काल में हम लोहे पर आए। तांबा हमने दोस्त आपका जब हमारा पाषाण काल था तब प्रयोग किया। यहाँ पर बताइए क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कांस्य का प्रयोग हमने किया। ये थी बात आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। सारे साथियों का उत्तर आता हुआ कांसा कांसा कांसा। कुछ तो तांबे के बाद कॉपर लिख रहे हैं। बेटा तुम पिटे नहीं हो अभी। एक्साइज ड्यूटी किस पर लगने वाला चार्ज है? जो एक्साइज ड्यूटी होती है किस पर लगती है? वस्तुओं को आप इंपोर्ट कर रहे हैं किसी देश से, या प्रोडक्शन कर रहे हैं, या वस्तुओं का उत्पादन करके उनकी बिक्री कर रहे हैं, तो क्या बोलोगे? वस्तुओं का आप कोई प्रोडक्शन करके उनको सेल कर रहे हैं तो उस पर लगेगा एक्साइज ड्यूटी। और एक्साइज ड्यूटी को ही हम क्या बोलते हैं? सैनवैट के नाम से इसको जाना जाता था। सैनवैट क्या बोलोगे? सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स। पहले एक टैक्स होता था जिसको हम बोलते थे वैट, मतलब वैल्यू एडिड टैक्स। क्या बोलते थे? वैल्यू एडिड टैक्स, मूल्य वर्धित कर उसको हम कहते थे। तो सैनवैट होता था। क्या बोलेंगे? ये सैनवैट लागू हुआ था 1 अप्रैल 2005 से। कब से? सैनवैट कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2005 से। मुझे कुछ प्रत्यक्ष करों के उदाहरण दो। जैसे ये एक प्रत्यक्ष कर है आपका एक्साइज ड्यूटी। इनकम टैक्स क्या है? प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष? तो आप बोलेंगे भैया इनकम टैक्स भी एक प्रत्यक्ष कर है, हम हमेशा बोलेंगे। मैं आपसे बोलूं कॉर्पोरेट टैक्स कैसा टैक्स है? कॉर्पोरेट टैक्स हो गया आपका। मैं बोल दूं हेल्थ टैक्स जो होता है इसको हम वेल्थ टैक्स बोलते हैं, सॉरी वेल्थ टैक्स बोलते हैं, तो क्या होगा? प्रत्यक्ष कर होगा। और अप्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? अप्रत्यक्ष कर का, जैसे मैंने बोला बिक्री कर लगेगा किसी पर। अप्रत्यक्ष कर कौन सा होगा? इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलेंगे? तो हम बोलेंगे भैया इनडायरेक्ट टैक्स होता है हमारा बिक्री कर। क्या होता है? बिक्री कर होता है। और दूसरा कौन सा होता है साथी हमारा बताएंगे? सबसे बड़ा जाना जाता है भैया जीएसटी। जीएसटी के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बताओ जीएसटी कब लागू हुआ था? हमारे देश में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई को हम जीएसटी डे मनाते हैं। 2017 से लागू हुआ था, 2017 से, गलती नहीं करनी है। 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? ये भी इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए। तो क्या थी बताएंगे भैया? इसको हमने नाम दिया था वसुदेव कुटुंबकम, क्योंकि हमारा देश क्या करता है? इसी एक नीति का पालन करता है। और हम पूरी दुनिया को दोस्त क्या मानते हैं? एक परिवार मानते हैं। वसुदेव कुटुंबकम को फॉलो करते हुए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये क्या थी? इसकी थीम थी। ठीक है, ये कौन सा सम्मेलन था G20 का? याद रख लेना, ये 18वां सम्मेलन था। 18वीं एक समिट थी, 18वां सम्मेलन था। ठीक है, और इसको कहाँ पर लागू किया, मतलब सॉरी, कहाँ पर ये आपका हुआ था? प्रगति मैदान में, प्रगति मैदान में। और इसको हमने क्या बोला था? इस बार मंडपम नाम दिया था। क्या बोलोगे? मंडपम ये स्थान है। क्या बोलोगे? प्रगति मैदान में कौन सा स्थल अब की बार चर्चित रहा G20 के लिए? तो मंडपम। मुझे बताओ सारे साथी, G20 का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? G20 का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? G20 की अगर मैं बात करूं दोस्त स्थापना की, तो स्थापना हुई है 1999 में। 1999 में। हेडक्वार्टर क्या बोलोगे भैया जी? कोई नहीं है, कोई नहीं है। और G20 अब क्या हो गया? G21 हो गया। तो क्या इसमें शामिल हुआ? मोदी जी की सलाह पर क्या अफ्रीकी संघ इसमें शामिल हो गया? किसको शामिल किया गया? अफ्रीकी संघ इसमें शामिल हो गया। क्या शामिल हो गया? अफ्रीकी संघ इसमें शामिल हो गया। मुझे बताओ G20 का जो 2024 में सम्मेलन होगा वो कहाँ पर होगा? G20 का 2024 में जो सम्मेलन होगा भैया जी वो होगा ब्राजील में। कहाँ पर होगा? ब्राजील में होगा। ठीक है, हेडक्वार्टर कोई नहीं है। कुछ भी लिख रहे थे, कुछ भी लिख रहे थे। अफ्रीकन यूनियन एकदम ठीक लिखा, AU अफ्रीकन यूनियन, बहुत ठीक उत्तर दिया। आगे आएंगे। इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है? क्या बोलोगे? रक्त, आप देखते हो आपका कोई घाव हो गया, कोई कट लग गया, ब्लड रुकता ही नहीं है, बहता रहता है। तो ब्लड ये बहता रहता, रुकता क्यों नहीं है? जाल नहीं बन पाता, थक्का नहीं बन पाता। क्या कारण है भैया? विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम लिख के बताओ सारे साथी। क्या बोलोगे? इसके लिए एक होता फिनोब्रिनोजन एंजाइम भी आपका क्या होता है?
फिनिब्रोनोजन एंजाइम भी क्या होता है आपका, वह भी इसके लिए जवाबदेह होता है। इसकी भी कमी की वजह से रक्त बहता रहता है। या एक होता है सोडियम की आयनिक क्षमता, ये भी जिम्मेदार होती है। अगर ये कमजोर है तो आपका ब्लड बहता रहेगा। तो सोडियम की आयनिक क्षमता ये भी एक कारण होती है। और विटामिन के क्या होता है, क्या क्या किसका कारण होता है, अनियंत्रित रक्तस्राव का। यह रक्तस्राव मतलब रक्त बहता रहेगा, अनियंत्रित रक्तस्राव का एक कारण होता है। अच्छा जी, विटामिन के का रासायनिक नाम नहीं लिखा किसी ने, फिलोक्विनोन। क्या बोलेंगे, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। वेरी गुड, बहुत शानदार। क्या बोलोगे, इसका जो केमिकल नेम है भाई, किस बच्चे ने लिखा, दिखाना जरा केमिकल नेम। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आपका, सॉरी, क्या बोलेंगे, इसका क्या होगा आपका, फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है, फिलोक्विनोन होता है। क्या बोलेंगे जी, फिलोक्विनोन होता है। और विटामिन के मुझे बताइए जल में घुलनशील है कि वसा में घुलनशील है। क्या बोलेंगे, क्या दिखा रहे हो भाई तुम, अच्छा इसका नाम दिखा रहे हो राम लखन का, ये तो कुछ और कहानी लिख रहा भाई। क्या बोलोगे, फिलिक्विनोन। मुझे बताओ ये जल में घुलनशील है विटामिन के या पानी में घुलनशील है। तो पानी में घुलनशील कौन कौन से हैं, बी और सी, यानी वो किस में है, वसा में घुलनशील है। सॉल्यूबल इन फैट। क्या बोलोगे, सॉल्यूबल इन फैट। क्या बोलेंगे, कुछ जल अभी भी कह रहे हैं, बेटा अभी बताया था। वसा वाले होते कीड़ा, KEDA, KEDA। आओ आगे। पीएम मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया। जन औषधि केंद्र मतलब जहां जेनरिक दवाइयां मिलती हैं, कम रेट पर दवाइयां मिलती हैं, मेडिकल स्टोर होते हैं। और 10,000 का टारगेट था इनका, ये किया 10,000वें का उद्घाटन देवघर। और देवघर कहां पर है, ये आपका झारखंड में है। कहां पर, झारखंड में। और यहीं पर नया टारगेट दे दिया, अब नया लक्ष्य दे दिया कि 10,000 से बढ़ाकर इनको कितने करेंगे, अब 25,000 का लक्ष्य। ये कहां पर दिया गया, ये भी देवघर में दिया गया। यहीं पर दोस्त क्या किया गया आपका, पीएम महिला किसान ड्रोन। क्या बोलोगे, पीएम महिला किसान ड्रोन का, किसान ड्रोन जो सेंटर है, केंद्र का उद्घाटन किया गया इसी जगह पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये किया गया, ठीक है। और अभी पीएम मोदी ने वाराणसी में क्या किया था, आप लोगों को पता होना चाहिए। वाराणसी में भैया आपका स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया। स्वरवेद महामंदिर का क्या किया, स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया आपका, उद्घाटन किसके लिए किया गया है, ये योग के लिए। किसके लिए, योग के लिए। क्या बोलोगे, योग के लिए किया गया है। अच्छा जी, अगली बात मैं आपको बताऊं, मुझे बताओ वर्तमान में जब हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय किसके पास है, परिवार कल्याण जो मंत्रालय है ये किसके पास है, या मंत्री कौन है। क्या बोलोगे जी, कौन है, बोलेंगे भाई फटाफट से, सारे साथियों का उत्तर आना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, मनसुख मांडविया। क्या बोलेंगे जी, मनसुख मांडविया है, गलती नहीं करनी है, मनसुख मांडविया है। कौन है, मनसुख मांडविया। आगे आएंगे, नेक्स्ट। किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलोगे, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। किसको बनाया गया है, पाकिस्तान को बनाया गया। पाकिस्तान ने किसके लिए आवेदन किया, अभी हाल ही में मैंने बताया था आपको, ब्रिक्स की सदस्यता के लिए, भूलना मत, ब्रिक्स की सदस्यता के लिए। तो किसको बनाया गया, भारत को, क्योंकि भारत वाले क्या है, चीनी के सबसे बड़े उपभोक्ता है। चीनी को सबसे ज्यादा कौन खा जाता है, हम लोग पैदा कम करते हैं, खा ज्यादा जाते हैं। सबसे बड़ा उपभोक्ता, हर किसी को चीनी चाहिए। कह रहे चाय में मीठा कम है, अरे भाई चाय ही नहीं पीनी है, तुम उल्टा चाय में मीठा ज्यादा पी रहे हो। तो सबसे बड़ा जहर क्या है, चाय पीना, और उसके बाद चाय में चीनी पीना उससे भी बड़ा जहर है। कुछ दूध में चीनी पी रहे हैं। मैं स्टूडेंट्स को सलाह देना चाहूंगा, भाई आप गुड़ ले लो, चीनी मत लो, चीनी जहर है। ज्यादा ज्यादा क्या, थोड़ी चीनी भी जहर है और ज्यादा नमक भी जहर है, तो आपको नहीं खाना चाहिए उसको। तो क्या बोलेंगे, चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता ये भारत है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। दूसरा बड़ा उत्पादक यही है। अच्छा, हम प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पे हैं भैया, हाँ जी। तो मुझे बताओ सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो क्या बोलेंगे, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक भैया जी ब्राजील है। क्या बोलोगे, ब्राजील है चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक।
ठीक है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ पर होता है, बोलेंगे जी। अब उत्तर प्रदेश आप चुनेंगे, ठीक है। आगे आएंगे। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने की? इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता शेखर कपूर ने की, और इनके पास सबसे बड़ा पद है आपका भारत फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के प्रमुख है। फिल्म एंड भारत फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के, क्या बोलोगे, टेलीविजन संस्थान के क्या हैं ये, टेलीविजन संस्थान के ये प्रमुख हैं। बात याद रखेंगे इस बात में। अभी बहुत चर्चित रहा आपका इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसमें क्या हुआ, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इसमें क्या दिया गया, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? सत्यजीत रे का नाम जो जो जानते हैं थम्स अप करो। लाइफ टाइम अचीवमेंट, क्या बोलोगे, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अचीवमेंट क्या बोलोगे, सॉरी, अचीवमेंट अवार्ड ये किसको दिया गया साथी? तो किसको दिया गया, ये आपका क्या बोलोगे, माइकल डगलस को दिया गया। किसको? माइकल डगलस को दिया गया। माइकल डगलस, डमलस नहीं, डगलस। दूसरा इसमें अवार्ड दिया गया विशेष योगदान के लिए पुरस्कार, क्या बोलोगे, भारतीय सिनेमा में विशेष योगदान का पुरस्कार किसमें, आपका इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसको दिया गया? तो आप बोलेंगे ये अभिनेत्री कौन सी थी, आप बताएं भैया कौन सी अभिनेत्री थी? तो ये माधुरी दीक्षित को दिया गया। किसको? माधुरी दीक्षित को दिया गया है। किसको? माधुरी दीक्षित को दिया गया है, ठीक है। किसको दिया गया? माधुरी दीक्षित को दिया गया है। बारी आती है साथी आपके स्क्रीनशॉट की। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी का कलेक्शन आज बनाया गया है आपके लिए। भारत में प्रथम जिन चीजों का उद्घाटन हुआ, जैसे मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति, क्लास में भी मैंने आपको बताया। सियाचिन में तैनात होने वाली गीतिका कोल मैंने आपको बताई। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड जो मंदिर है तेलंगाना। समान नागरिक संहिता यूसीसी अपनाने वाला पहला राज्य, लागू करने वाला तो गोवा है, ठीक है। आगे आएंगे। देश का पहला पशु सप्ताह गृह लखनऊ उत्तर प्रदेश। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बना है? उदयपुर। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी नई दिल्ली। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बंगलुरु। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पर खुला है? ये आपका केरल में। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य केरल। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य केरल। बहुत सारे साथियों ने लिखा, नाम दिखाओ किस बच्चे ने लिखा? आपका ये लिखा है सत्यजीत रे को जी, सत्यजीत रे को भैया 1992 में आपका क्या मिला? ऑस्कर मिला। बहुत शानदार, वेरी गुड बच्चे, पहले पुरुष हैं वो। चलने का अधिकार किसने लागू किया? पंजाब ने। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य यूपी। जल बजट तैयार करने वाला केरल हो गया। अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस हिमाचल प्रदेश। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क हरियाणा। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित किया राजस्थान ने। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला हाईकोर्ट अपनी भाषा में। तो केरल की भाषा कौन सी है बताओ सारे साथी? केरल की भाषा कौन सी है? आपका मलयालम। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सोलर पैनल उत्तराखंड। भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग हिमाचल प्रदेश। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत, ये केरल में। कहां पर? ये केरल में। अब आ जाती है बारी आपकी होमवर्क की। 54वें इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्वर्ण पुरस्कार किसको मिला है? किसको मिला है बताएंगे। ये आपका आज का होमवर्क है। उम्मीद करूंगा अपना हर आज्ञाकारी छात्र इसका आंसर और इसके बारे में रिसर्च जरूर करके वीडियो के बाद में लिखेंगे। तो साथी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। नमस्ते, मिलते हैं 6 बजे।